हाय एवरीवन। हम लोग ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की बात कर रहे थे कि हम अलग अलग मैसेजेस को अलग अलग ऑर्थोगोनल सिग्नल्स पर भेजेंगे। हमने टाइम ऑर्थोगोनैलिटी की बात की थी और हमने फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनैलिटी की बात की थी। फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनैलिटी में हमने कहा था हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक पास बैंड सिग्नल्स ऑर्थोगोनल हों और दो उन सिग्नल्स के बेसबैंड इक्विवेलेंट्स ऑर्थोगोनल हों। तो बेसबैंड इक्विवेलेंट की ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हम एक और कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये कहें कि बेसबैंड सिग्नल्स या लो पास इक्विवेलेंट्स के कोरिलेशन का रियल पार्ट के क्रॉस भी ऑर्थोगोनैलिटी के ग्रेटर तरह प्रयोग हो लो पास इक्विवेलेंट्स के क्रॉस कोरिलेशन का रियल पार्ट भी ऑर्थोगोनैलिटी के इंडिकेटर की तरह प्रयोग हो सकता है। मतलब मैंने कहा था कि SM टिल्डा T है A J M डेल्टा F T U T ये होगा A GT को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। GT को हमने पहले कई बार डिफाइन किया। ऑर्थोगोनैलिटी में हमने GMT अलग अलग डिफाइन किए थे क्योंकि वो GT के स्पेशल केसेस हैं। तो ये अब हम ये कहेंगे कि या इनकी ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हम कहेंगे कि ये कंडीशन काफ़ी है कि रियल पार्ट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी SM टिल्डा T SN टिल्डा T कॉन्जुगेट DT हो K डेल्टा M माइनस N। ये इसे इस फॉर्म में लिखा जा सके। K कोई भी कांस्टेंट है, डेल्टा M माइनस N क्रोनेकर डेल्टा है जो कि M इक्वल टू N पर 1 होगा, उसके अलावा 0 होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो SM टिल्डा T और SN टिल्डा T है। तो SM टिल्डा T और SN टिल्डा T ऑर्थोगोनल है अगर ये कंडीशन मीट होती है। तो अब मैं इस कंडीशन को लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ, मैं चाहता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी J 2 पाई M डेल्टा F T dt ये 0 हो m नॉट इक्वल टू n के लिए, ये m नॉट इक्वल टू n के लिए 0 हो, या रियल पार्ट ऑफ 0 to Ts e की पावर j 2 pi
m माइनस n डेल्टा f t dt ये 0 हो m नॉट इक्वल टू n के लिए। ये आप ये देख सकते हैं कि ये m नॉट इक्वल टू n के लिए, या ये a स्क्वायर बाहर होगा, a स्क्वायर के बिना भी लिख सकता हूं, तो ये आप ये देख सकते हैं कि m इक्वल टू n के लिए ये पार्ट 0 हो जाएगा और अपने आप ये टर्म नॉन ज़ीरो हो जाएगी। पर m नॉट इक्वल टू n के लिए मैं चाहता हूं ये 0 हो, तो ये अब इसका मतलब है कि मैं इसे लिख सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ this divided by j 2 pi डेल्टा f और t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स ts। ये है part of j by m minus n delta f ts j pi m minus n delta f ts minus ts by 2j। ये तो ये होगा रियल पार्ट ऑफ j pi m minus n डेल्टा f ts ये, और साइन पाई m माइनस n डेल्टा f ts इक्वल्स कॉस पाई m माइनस n डेल्टा f ts साइन m माइनस n डेल्टा f ts डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई ऊपर भी लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, j पाई m माइनस n डेल्टा f ts और ts यहाँ आ गया, तो ये और पाई ts ये हुआ सिंक ऑफ 2 m माइनस n डेल्टा f ts। ये अब सिंक ऑफ m माइनस n 2m माइनस n डेल्टा f ts 0 होगा जब
m माइनस n डेल्टा एफ टी एस के होगा। ये इंटीजर k होगा, मतलब डेल्टा एफ टी एस, अब m माइनस एन की मिनिमम वैल्यू 1 होगी प्लस माइनस 1, m माइनस एन की मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, मतलब डेल्टा एफ टी एस होगा हाफ या डेल्टा एफ होगा बाई 2ts। ये फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनैलिटी बेस बैंड सिग्नल्स की होगी जब हम कोरिलेशन की ये डेफिनेशन लेते हैं। तो ऐसे ही हमने फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनैलिटी के लिए कंडीशन निकाल ली है। तो अब हमारे पास सिग्नल्स टाइम में ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, हमारे पास सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी में भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। तो हम इन ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को, जैसा मैंने पहले कहा था, लिख सकते हैं कि SM T इक्वल्स समेशन k गोज फ्रॉम 1 to, अगर ये k डायमेंशनल सिग्नल है तो k गोज फ्रॉम 1 to k SMK psi k t, SMT SMK k गोज फ्रॉम 1 to k, तो k डायमेंशंस के लिए। और SM वेक्टर होगा SM1 से SMK, और यहां पर SM होगा रूट ES EM, जहां EM आइडेंटिटी मैट्रिक्स का mth कॉलम है, जहां EM आइडेंटिटी मैट्रिक्स का mth कॉलम है। तो ये ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की जनरल फॉर्म है। अब मैंने टाइम ऑर्थोगोनैलिटी की बात की, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनैलिटी की बात की, तो यहां पर हमने देखा है कि टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स टाइम में ओवरलैप नहीं करते, टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स टाइम में ओवरलैप नहीं करते, फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी में ओवरलैप नहीं करते। टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स टाइम में ओवरलैप नहीं करते, फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी में ओवरलैप नहीं करते, पर टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी में ओवरलैप करते हैं। टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी में ओवरलैप करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स टाइम में फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स टाइम में ओवरलैप करते हैं। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे सिग्नल्स हों जो टाइम में भी ओवरलैप करें, फ्रीक्वेंसी में भी ओवरलैप करें, पर ऑर्थोगोनल हों? उत्तर हाँ है, तभी मैंने इतना अजीब सवाल पूछा है कि ऐसे सिग्नल्स हो सकते हैं जो टाइम में भी ओवरलैप करें, फ्रीक्वेंसी में भी ओवरलैप करें और फिर भी ऑर्थोगोनल हो। मान लीजिए psi m t m इक्वल टू 1 से m, या psi
के टी, के इक्वल से 1 से के, जहाँ के कैपिटल के इक्वल्स 2 की पावर l एक ऑर्थोनॉर्मल, एक ये मान लीजिए कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब है कि ये साई 1, साई 2, साई के ये टाइम में भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, कैसे भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। मान लीजिए बस ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, टाइम फ्रीक्वेंसी किसी में भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। और मैं एक सिग्नल वेक्टर एसके या एसएम चाहता हूं, जो कि एस एम के इक्वल टू, जहाँ की एस एम ई एम ना हो पर एस एम पर एस एम ऑर्थोनॉर्मल हो। अब मैं, आप ये कोर्स के पहले पार्ट में जहां हमने सिग्नल स्पेसिस की बात की है, वहां वापस जाकर देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल स्पेसिस में, ऑर्थोगोनल स्पेसिस में इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड रहता है। ऑर्थोगोनल स्पेसिस में इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड रहता है, मतलब अगर एसएम और एसएन ऑर्थोगोनल हैं तो ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोनॉर्मल स्पेसिस में इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व रहता है। अगर एस एम और एस एन ऑर्थोगोनल हैं तो एस एम टी और एस एन टी भी तो एस एम टी और एस एन टी भी ऑर्थोगोनल होंगे। ये अगर एस एम और एस एन ऑर्थोगोनल हैं तो एस एम टी और एस एन टी भी ऑर्थोगोनल होंगे। ये तो अब इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही, या इस टाइप के सिग्नल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूं H0 इक्वल्स 1। मैं ये मैट्रिक्स डिफाइन किया है H0 इक्वल्स 1 और Hn इक्वल्स Hn माइनस 1 Hn माइनस 1 H1 और माइनस ये। मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स डिफाइन किया है जहां पर H0 1 है और Hn को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो नेचुरली मैं ये देखता हूं कि H1 होगा, H1 को मैं लिख सकता हूं 1 1 1 माइनस 1, H2 होगा 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ये H1 के दोनों कॉलम्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं। आप चाहें तो इसके दोनों कॉलम्स का इनर प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं। H2 के चारों कॉलम्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं
अगेन आप इनका इनर प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कोशिश करूं तो और इसे मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो H3 होगा 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 और 1 कुछ गलती कर गया हूँ। हाँ, ये एक रो और आएगी यहाँ पर 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 ये H3 होगा। H3 के भी आप चेक कर सकते हैं कि सभी कॉलम्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। तो इन मैट्रिसेस को कहा जाता है वॉल्श हैडमर्ड मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को वॉल्श हैडमर्ड मैट्रिसेस कहा जाता है और ये आप देख सकते हैं कि इनके कॉलम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स से अलग हैं और यहाँ तक कि ये सभी n के लिए या सभी इंडिसेस के लिए नॉन जीरो हैं, पर फिर भी ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो वॉल्श हैडमर्ड मैट्रिसेस m डायमेंशंस के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं या ऑर्थोगोनल बेसिस बनाते हैं। ऑर्थोनॉर्मेलिटी के लिए आप इसे 1/2 की पावर k से या 1/2 की पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो या इन जनरल अगर आपने वॉल्श हैडमर्ड मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल करना है तो एक आप 1/√2 बाहर लगा सकते हैं, उससे ये मैट्रिसेस ऑर्थोनॉर्मल बन जाएंगे। तो वॉल्श हैडमर्ड मैट्रिसेस यूज करके हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जनरेट कर सकते हैं जो कि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब मेरे पास एक सिग्नल सेट है SMT, M goes from 1 to capital M, जहां SMT equals root ES psi MT, जहां psi m बेसिस वेक्टर है या SM equals root over ES EM, SM equals root over ES EM। तो अब मैं ये दिखा चुका हूं पहले भी, या वही सिग्नल स्पेसिस की प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि EM या mth सिग्नल की एनर्जी होगी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट्स प्रिजर्व होते हैं तो नॉर्म्स प्रिजर्व होते हैं। तो इनर प्रोडक्ट्स प्रिजर्व होने का मतलब है नॉर्म प्रिजर्व हो रहे हैं। नॉर्म प्रिजर्व का मतलब है कि EM होगा SM के नॉर्म का स्क्वायर जो होगा ES। तो सभी सिग्नल्स की, सभी सिंबल्स की या उस कॉन्स्टेलेशन में भेजे जाने वाले सभी सिग्नल्स की एनर्जी बराबर होगी और वो होगी EM। साथ ही DMN सिग्नल, किन्हीं भी दो सिग्नल्स M और N के बीच का डिस्टेंस होगा SM और SN के बीच का डिस्टेंस जो होगा रूट ES टाइम्स
तो EM माइनस EN होगा, EM है 0, mth पोजीशन पर 1, 0 और EN है, ये mth पोजीशन है, EN है 0, nth पोजीशन पर 1, 0। तो EM माइनस EN होगा 0, mth पोजीशन पर एक 1, nth पोजीशन पर -1 और उसके अलावा सब जीरोस। तो अगर मैं इसका नॉर्म लूंगा, EM माइनस EN का नॉर्म होगा 0, mth पोजीशन पर एक 1 प्लस nth पोजीशन का एक 1 0, ये होगा √2। तो DMN किसी भी M और N के लिए होगा √2 टाइम्स ES। ये तो इन कॉन्स्टलेशंस में या ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशन में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा, अनचेंज रहेगा, जो और वो होगा DMN √2 ES। या इस कॉन्स्टलेशन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशन के लिए Dmin इक्वल्स DMN, या सभी कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस के बराबर होगा और वो होगा √2 ES। ये तो ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशंस की एनर्जी फिक्स्ड है और ऑर्थोगोनल एवरेज एनर्जी फिक्स्ड है और ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशंस के लिए मिनिमम डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो ये हमने ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशंस की, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की बात कर ली। इसके साथ ही हम ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशंस या ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के एक स्पेशल केस की बात करते हैं, बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होते हैं कि मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑर्थोगोनल सेट है psi m t m इक्वल टू 1 टू कैपिटल M। तब अगर मैं डिफाइन करूं, SMT इक्वल्स √ES, SMT इक्वल्स √ES IMT और S M प्लस कैपिटल M T इक्वल्स माइनस √ES psi MT। तब मेरे पास 2m तब मेरे पास 2m कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स हैं और क्योंकि मेरे पास 2m कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स हैं तो मैं सेम सिग्नल को यूज करके या सेम ऑर्थोगोनल स्पेस को यूज करके 2m सिंबल्स भेज सकता हूं। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए psi 1 psi 2 psi 3 t t t ये है, तो अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल सिग्नल्स ES, अगर मेरे पास ये ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं तो मैं बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल्स डिफाइन कर सकता हूं, ये ये और ये।
ये बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होंगे ई एस माइनस रूट ओवर ई एस या 3 डायमेंशंस के लिए, हालांकि जनरली ये 2 की पावर्स में लिया जाता है, फिर भी पहले मैं 100 रूट ई एस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रूट ई एस लिखने से ये गंदा हो जाए या रूट ई एस लिखने से ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो हम रूट ई एस नहीं लिखकर 100 0 1 0 0 0 1। अब इन सिग्नल्स के साथ साथ अगर मैं ये इन पॉइंट्स को भी सिग्नल की तरह डिफाइन कर दूं, 0 0 -1, ये 0 -1 0 और -1 0 0। तो ये इस ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस की बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल एक्सटेंशन है। तो मैं m ऑर्थोगोनल सिग्नल्स यूज करके 2m सिंबल्स भी ट्रांसमिट कर सकता हूं, उन्हें बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल्स कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किसी भी एक एक्सिस पर आने वाले या dm और d कैपिटल M प्लस M होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा 2 रूट ई एस या 2, और ऑर्थोगोनल एक्सिस पर डी एम एन ये, और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो डी मिन या 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बाई ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के लिए अनचेंज्ड रहेगा। ऐसे ही मैं सिंप्लेक्स सिग्नल्स डिफाइन कर सकता हूं। सिंप्लेक्स सिग्नल्स होंगे या ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की सिंप्लेक्स एक्सटेंशन होगी, क्योंकि रेगुलर ऑर्थोगोनल कॉन्स्टेलेशन नॉन जीरो मीन होती है। जीरो मीन कॉन्स्टेलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं ये हम बाद में देखेंगे, या ये हम शायद अगले से अगले वीक के लेक्चर्स में देखेंगे। पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसी कॉन्स्टेलेशन हो जिसका मीन जीरो हो। और ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के लिए आप ये देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉन्स्टेलेशन के लिए अगर S एक ऑर्थोगोनल कॉन्स्टेलेशन है, तब S बार उसका मीन, उस कॉन्स्टेलेशन का मीन होगा SM, वेक्टर SM SM इन S और 1 ओवर M, 1 ओवर M SM इन S, या ये होगा 1 ओवर M समेशन छोटा m गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल M SM, ये होगा S बार। तो ये आप देख सकते हैं कि होगा 1 ओवर M रूट ES रूट ES रूट ES। ये आप इस कॉन्स्टेलेशन का मीन देख सकते हैं कि ये होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि SM जीरो मीन कॉन्स्टेलेशन हो, तो मैं कॉन्स्टेलेशन के हर पॉइंट में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टेलेशन के हर पॉइंट में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इस कॉन्स्टेलेशन का मीन जीरो हो जाएगा। तो मैं SM प्राइम डिफाइन करता हूं। SM प्राइम है या S प्राइम है S माइनस S बार या SM प्राइम, जहां SM प्राइम इक्वल है SM माइनस S बार। तो SM प्राइम आप देख सकते हैं होगा या माइनस ES
बाई m माइनस रूट ई एस बाई m 1 माइनस 1 बाई m ई एस माइनस रूट ई एस बाई एम। तो एस एम प्राइम ये होगा। तो हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस सेम रहेगा, जबकि उसकी एनर्जी कम होगी। ये नेचुरली ये कॉन्स्टलेशन ऑर्थोगोनल नहीं बचेगी, वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिनिमम डिस्टेंस और एनर्जी प्रॉपर्टीज़, एनर्जी कम रहेगी ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशन से, मिनिमम डिस्टेंस सेम रहेगा, बट ये कॉन्स्टलेशन ऑर्थोगोनल नहीं बचेगी। इन्हें बोलते हैं सिंप्लेक्स सिग्नल्स। सिंप्लेक्स सिग्नल्स। तो सिंप्लेक्स सिग्नल्स का यूज़ हम आगे चलकर समझेंगे जब हम लिंक बजटिंग की बात करेंगे। तो ऑर्थोगोनल कॉन्स्टलेशंस में हम यहाँ विराम देते हैं। अब तक हमने ये देख लिया है कि हम सिग्नल्स को कैसे एनकोड करते हैं, बीपीएस के क्या होता है, क्यूपीएस के क्या होता है, और किस तरह से हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगले वीडियो से या अगले लेक्चर से, या जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इस कोर्स का 6th वीक होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन सिग्नल्स को रिसीव करके डिकोड कैसे करते हैं। थैंक यू।